साथियों नमस्कार। और मेरे देश के सभी प्यारे निवासियों को और विशेषकर युवा साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, थोड़ी देर में लाल किले से प्रधानमंत्री का उद्बोधन शुरू होगा। पूरे देश में हर जगह स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जाने लगेगा और आप सब लोग भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और ऐसा लगेगा कि पूरा देश भारत माता में ही हो गया है और हम सब उसमें सप्तरंगी जो तिरंगा है हमारा, उसमें हम सब लोग समावेशित से हो जाएंगे। हमारी सबकी भावनाएं जो है कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए ऐसे होगी जैसे सब कुछ देश के लिए हम आ, उस परिवार के भीतर, उस उत्सव के भीतर समावेशित हो गए हैं। लेकिन साथियों, आज इस स्वतंत्रता दिवस पर जब हम सब लोग इस सारी आ, उत्सव का हिस्सा बने, मैं आपसे एक छोटा सा संवाद करना चाहता हूँ। और मेरे संवाद बहुत सरल, तीन महत्वपूर्ण पॉइंटों पे है। नंबर एक, अगर हम सच में ही स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो क्या हम इस स्वतंत्रता के मायनों को समझते हैं? आजादी के आंदोलन में जो सपना देखा और उससे पहले भी बहुत महापुरुषों ने जो सपना देखा, वो जो सपना था वो कहाँ तक हम पूरा कर पाए हैं और उसके क्या मायने थे? और अगर हम उस रास्ते से भटक रहे हैं या उस रास्ते को पाना चाहते हैं, तो भटक रहे हैं तो क्यों भटक रहे हैं, और पाना चाहते हैं तो उसका साधन क्या हो? और आखिर में जो सबसे जरूरी सवाल, एक सपना जो हमारे सदियों से देखा गया है और उसमें अगर हम सच में एक उस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो एक इंसान के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर आपका, मेरा और हमारा क्या भूमिका हो सकती है? इन तीन बिंदुओं पर बिल्कुल सरल भाषा में छोटे छोटे कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, अगर स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ विदेशी आक्रांताओं, विदेशी उपनिवेश से मुक्ति पाना था, अगर हम ऐसा मानते कि हम उसका जश्न मना रहे हैं, जैसा कि हम ज्यादातर लोग उसका मायना ये समझते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, तो फिर एक बुनियादी सवाल पर आप जरूर सोचें। अगर ये उत्सव इतना ही महत्वपूर्ण था, तो इस पूरे संघर्ष का जो प्रतीक एक संत महात्मा गांधी थे, वो उस उत्सव में 15 अगस्त 1947 को क्यों नहीं शामिल थे, और वो कहाँ थे? अगर स्वतंत्रता का मायना उससे ज्यादा है आजादी के संघर्ष में, तो फिर वो क्या था? और मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें उलझाना नहीं चाहता। जो मैंने अलग अलग अध्ययनों से मेरी समझ बनी है, उससे मुझे जो महसूस हुआ और जो मेरा अध्ययन है उसके आधार पे मुझे एक बात समझ में आई कि स्वतंत्रता का मायना केवल अंग्रेजी गुलामी या औपनिवेशिकता से मुक्ति नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता का मायना था सच्चे अर्थों में एक भारत का राष्ट्र के रूप में उद्भव होना। तो क्या भारत एक देश और भारत का एक राष्ट्र के रूप में उद्भव दो अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल हाँ। भारत का एक देश के रूप में निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं बना था उस दिन। देश और राष्ट्र के बीच का अंतर में बुनियादी फर्क होता है। दोस्तों, देश एक उस मकान की तरह होता है जो एक एक मकान है, मतलब जो एक हाउस, जबकि राष्ट्र घर होता है। जो अंतर मकान और घर के बुनियादी चीज में है, वही अंतर देश और राष्ट्र के बीच में है। मकान में दीवारें होती है, छत होती है, संपत्ति होती है, लेकिन अगर उसमें लोग भी रहते हैं तो घर, मकान घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव हो, सुकून हो, प्यार हो, सद्भाव हो और अपने भीतर के विकास करने की स्वतंत्रता हो, सपना देखने की स्वतंत्रता हो, आजादी हो हर किसी को, और वो भी बराबर की। तो क्या हम 15 अगस्त 1947 को ये सब कुछ बन गए थे? नहीं। चाहे हमारे जितने भी महापुरुष थे,
गांधी से लेके भगत सिंह से लेके, अगर आप उसे पूर्व भी खूब पीछे जाते हो, अंबेडकर साहब, और पीछे भी अगर आप जाते हो, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, नानक, कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, तो सभी भारत को एक उस गुलामी से मुक्त करके राष्ट्र बनाने की उनका सबका एक सपना था। और राष्ट्र के रूप में हम कितना बन पाए हैं, ये बुनियादी सवाल हमारे पास है। जब हम सत्य का वर्णन करते हुए इस सवाल को सोचते हैं तो निश्चित तौर पर ही मैं पाता हूं कि राष्ट्र के तौर पर निर्माण होने में अभी हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। अभी भी जिस तरह से हमारी गरीब और अमीर के बीच की असमानता है, जो भुखमरी की जो हालात है, जिस तरह से हमारे अलग अलग सूचकांक जो है उसमें जो विश्व स्तर पर हमारा प्रदर्शन है, वो बहुत ही दयनीय है। प्रति व्यक्ति आय में भी हम बहुत नीचे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, और उन सब के भीतर लोकतंत्र के जो अलग अलग पैमाने हम देख रहे हैं, और उन सब में भी नागरिक के तौर पर जो भूमिका है उसको भी मैं कोई बहुत संतोषजनक नहीं कह सकता। तो मकान जो को घर बनाना है हमें, मतलब इस देश को राष्ट्र बनाना है, तो बुनियादी सवाल है कि इसका रास्ता क्या हो। और इसके रास्ते में हम कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत कुछ हमको कोई कोई बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। बस सिर्फ रिसर्च हमें इतना ही करना है कि हमें हमारे जितने भी महान पुरुष रहे हैं उनको सुनना है, पढ़ना है, देखना है, और फिर उन सबको गांधी ने और आजादी के आंदोलन में दो शब्दों के भीतर पिरो दिया। और वो दो शब्द क्या है? अगर हमको देश को राष्ट्र बनाना है तो उसका एक साधन है स्वराज, और दूसरा साधन है सर्वोदय। स्वराज का जो मायना है, मुझे लगता है आप सबको हिंद स्वराज पढ़नी चाहिए, लेकिन स्वराज का मायना काफी व्यापक है। स्वराज का मायना है दोस्तों कि भीतर का जो हमारा नैतिक चेतना है, जो हमारा आत्म तत्व है हम सबका, वो इतना ऊपर उठे और उसका शासन स्थापित हो। मतलब अगर हम कोई भी सत्ता नैतिकता पर निर्मित हो, वो किसी दबाव और उसकी नहीं है। मतलब हम बहुत सारे बंधनों से जब मुक्त हो जाते हैं, अलग अलग धर्मों में इसको किसी में मोक्षा कहा तो किसी में अन्य तरह से बंधनों से मुक्ति कहते हैं, तो वो जब हम बंधनों से मुक्ति होके और हम भीतर का शासन स्थापित करते हैं और पूरी व्यवस्था में हम उसका शासन स्थापित करते हैं, तो स्वराज आता है। लेकिन ये तब संभव होता है जब भीतर से हम सब नागरिकों की नैतिक चेतना का उत्थान हो। और दूसरा है सर्वोदय। सर्वोदय भी स्वराज के बहुत नजदीक है। मतलब ये कि हम अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को भी ऊपर उठाए, सबको ऊपर उठाए, लेकिन उसको ज्यादा उठाए, उसका हाथ पहले पकड़े, जो पीछे छूट गया उसको पकड़ करके आगे ले, उसका सबसे पहला हक माने। और ये दो बुनियादी रास्तों पर अगर हम चले तो निश्चित तौर पर हम उस समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे, क्योंकि तब हम सच्चे राष्ट्र निर्माता बनेंगे। सवाल फिर आता है कि अगर मैं सच्चा राष्ट्र निर्माता बनना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, इसके दो आंसर है। एक इंसान के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, और एक नागरिक के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर मुझे लगता है कि सच्चा राष्ट्र निर्माता बनने के लिए जरूरी है वो ये है कि आपका मनुष्यत्व का जो तत्व है, आपके भीतर का इंसानियत का जो तत्व है, उसको निरंतर परिष्कृत करते हुए ऊपर उठाना। अब आप कह सकते हो कि नहीं मेरा तो उठा हुआ है, नहीं, बहुत बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती। फिर बुनियादी सवाल है कि इन सब में न उछलते हुए कैसे, उलझते हुए कैसे उस तक पहुंचे। वो सरल है। किसी भी रास्ते की मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे सबसे पहले सत्य का आवरण करना पड़ता है, इच्छा शक्ति रखनी पड़ती है। इसलिए हमको भी इस रास्ते पे चलने के लिए हमारा बिल्कुल स्वतंत्र मूल्यांकन करते हुए एक विल पावर के तहत, एक इच्छा शक्ति के तहत हम उन घटकों को, उन मूल्यों को तलाशें जो हमारे इंसान को इंसानियत बनने में
मदद करें और हम भी उन महापुरुषों के रास्ते पे चलते, हो सकता है आप में से और हम में से कई लोग महापुरुष भी बने, और क्यों नहीं बनना चाहिए। हम 21वीं सदी के नए गांधी, नए अंबेडकर, नए पेरियार, नए विवेकानंद की जरूरत है, नए भगत सिंह की जरूरत है, तो क्यों नहीं बने। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम उन उच्च नैतिक मूल्यों को भीतर परिष्कृत करें। कौन से ऐसे मूल्य हो सकते हैं? इंसान का ऊपर उठाव के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजों को सोचिए, जैसे अहिंसा, थोड़ा इसका प्रैक्टिस कीजिए। सत्य, करुणा, दूसरों के दर्द को महसूस करना, प्रेम, हर किसी में अद्वैत का भाव देखना, हमेशा सर्व कल्याण की भावना, त्याग, खुद से संघर्ष करते हुए न्योछावर करना, ऐसे नैतिक मूल्यों को तलाशें और फिर उनका मूल्यांकन करें। फिर सवाल उठता है कि मूल्यांकन कैसे करूं मैं? बहुत सरल तरीका है। हमेशा हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, हमारे सद्गुण हमेशा हमारे आचरण में प्रकट होते हैं, और आचरण का संबंध तीन चीजों से है। हमारे संबंध, हमारे चारों तरफ जो हम इंटरेक्शन करते हैं, एक तो वहां होता है, एक हम खुद से क्या इंटरेक्शन करते हैं, दूसरा ये होता है, तीसरा हमारा कर्म से हमारा इंटरेक्शन क्या होता है। तो निरंतर रोज हमारी तीन इन अंतर क्रियाओं का मूल्यांकन करते हुए आप 8 या 10 जो नैतिक मूल्य आप अपने दीवार पर, अपने मनोमस्तिष्क पे लिख लीजिए और देखिए कि कितना स्तर तक आप ऊपर उठ रहे हैं। रोज अभ्यास करना पड़ता है। नैतिक मूल्यों का उठाव, एक मनुष्य का मनुष्यत्व की तरफ उठाव, तपस्या मांगता है। लेकिन ये तपस्या अगर आप में से कोई भी करता है, आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप किस तरह से आपका एक उभार होगा, और आपका जो एक एक एनर्जी और प्रकाश जो चारों तरफ समाज में फैलेगा, वो सच में एक राष्ट्र के निर्माण में तो भूमिका अदा होगी ही, लेकिन आपको जो सुकून, आपको जो भीतर से शांति मिलेगी, वो अनमोल होगी। और आखिरी चीज है नागरिक निर्माण, नागरिक धर्म। तो नागरिक धर्म क्या है? तो हम सच्चे नागरिक कैसे बने? तो मुझे मेरी समझ के आधार पर जो समझ में आया, उसमें मैं बस यही कहूंगा कि एक सच्चे नागरिक बनने के लिए सबसे पहले आस्था के स्थान पर तर्क को लो, तर्कशील बनो, चिंतनशील बनो, वैज्ञानिक सोच को अपनाओ, सत्य को तर्क के माध्यम से खोजो। और अगर हम सत्य को तर्क के माध्यम से खोजने लगेंगे, तो फिर ये जो प्रवृत्ति है वो हमें देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक बनाएगी। हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हमारे संविधान को, देश के कानूनों को, देश की जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं, परंपराओं को, उन सबको बहुत गहरे से समझे। देश के अलग अलग मुद्दों को बारीकी से, बहुत गहरे से समझ विकसित करें, लेकिन तर्क से, वैज्ञानिक सोच से, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से नहीं। और फिर एक ऐसी सोच का निर्माण करें जो हमारे देश को सच में एक विकसित भारत जिसको कहते हैं, वो बनाए। किसी आस्था पे नहीं, किसी शब्दों पे नहीं, वो कैसा हो, उसमें शिक्षा कैसी हो, उसमें स्वास्थ्य कैसा होगा, उसमें रोजगार कैसा होगा, उसमें मेरा युवा कैसा होगा, उसमें हमारी बुजुर्ग पीढ़ी कैसी होगी। बस मैं युवा साथियों से यही कि इनके बारे में सोचें और फिर इनको विमर्श में लाइए, ये संवाद का हिस्सा बने। चारों तरफ इस तरह का संवाद गूंजना चाहिए। सरकारें एक मिनट के लिए भी सो नहीं जानी चाहिए। कहते हैं कि हम मतदान को अगर लोकतंत्र समझते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। सच्चा लोकतंत्र तब होता है जब हम नागरिक के तौर पर 24 घंटे और 365 दिन जागरूक रह करके सत्ता को, सरकारों को लगातार सजग बनाए रखें, लगातार अटेंशन मोड पे रखें। और इस तरह से करना सच्चा राष्ट्र निर्माता बनना, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना, यह सुनिश्चित करता है। तो निश्चित तौर पर ही मैंने कुछ संवाद और कुछ बिंदु आपके सामने रखे। पता नहीं, मेरे मन में जो भाव आया उन भावों को आपके सामने रखा। लेकिन एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।